चलिए हम इस समय मार्केट में किस तरह की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और एएसके के प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ एक स्पेशल चैट के लिए आज जुड़ रहे हैं। प्रतीक, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। प्रतीक, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। अब तो आपका साइज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अमंग द टॉप 2-3 प्लेयर्स के आसपास हो गया है। इतना बड़ा फंड आप संभाल रहे हैं, किन 2-4 बहुत ही अहम चीजों पे आपकी नजर है? क्योंकि बाजार बढ़ गया है, टेपर की बातचीत चालू हो रही है, अर्निंग्स कुल मिला के स्ट्रांग ही आ रहे हैं बाजार की उम्मीद के मुताबिक। आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं इतनी क्लोजली? देखिए, जब बाजार किसी भी लेवल पे होता है तो ये एक अनुमान लगाना जरूरी है कि यहाँ ठहरेगा, यहाँ से आगे जाएगा या क्या होगा। मतलब आप कुछ भी जो करते हो वो एक रुख देख के, एक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बैठा के उसके बाद एक्ट करते हो। आज के दिन बाजार एक नई हाई के आसपास ही है, थोड़े दिन पहले ही हाई बनाई थी और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चांसेस है कि बाजार ये लेवल सस्टेन कर पाए। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप देखें जो प्री कोविड हाई था बाजार का दिसंबर 2019, तब से अभी तक बाजार मोटामोटी 50% के आसपास ऊपर है। और इस दौरान अगर आप देखो तो अर्निंग्स 15%, 21 over 20 बढ़ी और 22 over 21 वी एक्सपेक्ट 35% काइंड ऑफ ग्रोथ। एंड उसके आगे आने वाले साल में वापस नॉर्मल 15-16%। तो अर्निंग्स जो है ना, ये ही काफी हैं बाजार के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने में। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि डिस्काउंट रेट गिरे, उसकी वजह से बाजार काफी सस्टेनेबल है, ऐसा मुझे लगता है। तो आने वाले उसमें अगर अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी तो बाजार संभला रहेगा और शायद अर्निंग्स के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अब इसको देखते हुए दी फोकस है कि कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, एक पीरियड के लिए नहीं, कई सालों के लिए, और फिर ध्यान वहां लगा रहे। प्रतीक, ये बात तो सही है, लेकिन बड़े फंड मैनेजर्स या किसी भी फंड मैनेजर्स को ये बात तो हमेशा असेस करनी पड़ती है कि बाजार में रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव कहां हो रहा है, बाजार में कौन सा इग्नोर्ड सेक्टर है और कौन सा बहुत ओवर ओन्ड सेक्टर है। तो ऐसे कौन से एरियाज को आप रिसर्च कर रहे हैं इस समय जो आपको लगता है स्ट्रक्चरली तो स्ट्रांग है लेकिन शायद बाजार उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, इसीलिए अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल है? तो इसमें ना अलग अलग स्टाइल होती है इन्वेस्ट करने की। जो हमारी स्टाइल है वो है हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ। तो जहाँ पे कंपनियां बाकी बिजनेसेस से ज्यादा पैसा कमाती हैं अपने अपने क्षेत्र में और लंबे समय की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे पाती हैं, हमारा ध्यान वहां रहता है। सो एंड जो बिलीफ है वो ये कि जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ होगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज एंड जो हमारे निवेशक हैं उनका पैसा बनेगा। तो अगर हम ऐसे क्षेत्र देखें तो आज के दिन जो है लगता है कि केमिकल के क्षेत्र में लंबे समय की ग्रोथ आएगी। उसमें प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, मार्जिन्स ऊपर नीचे होती हैं, पर जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी लंबे समय तक आ सकती है। चाइना +1 की जो बातें हम करते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शायद यही क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो अच्छा लगता है वो बैंकिंग का लगता है। वहां पे अगर आप देखें ग्लोबली तो बाकी जो कंट्रियां हैं वहां पे बैंक्स हैव डन वेल। जैसे जैसे कोविड सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, हमारे उसमें थोड़ा सा लैग है, कुछ एक कैचअप करने की गुंजाइश जरूर है। और जैसे जैसे हमारी भी इकोनॉमी तेजी से वापस आ रही है, दिस इज अ स्पेस जहाँ पे हमें लगता है कि आउटलुक अच्छी है। इसमें
जो एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका है देखने का, वो ये कि उन बैंकों को देखें जिनकी सब्सिडरीज स्ट्रॉन्ग है। सी बैंक जो है वो रिटेल को टच करता है, उसके पास एक क्रॉस सेलिंग का चांस होता है। आप क्रॉस सेल अगर किसी और के प्रोडक्ट को करोगे तो कुछ वैल्यू जो है गोज आउट ऑफ द हाउस, जबकि अगर आप अपने हाउस का प्रोडक्ट बेचोगे तो सारी वैल्यू इज रिटेन्ड इन द बैंक इटसेल्फ। तो जैसे किसी बैंक के पास इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, जितनी ज्यादा ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जितनी ज्यादा ये सारी चीजें एक बैंक के अंदर हैं, वो बैंक मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टिंग। बट हाँ, मतलब वो सारी चीजें अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये स्लाइटली एक ट्वीक है, बट अदरवाइज हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ बैंकिंग इज समथिंग दैट अगेन इज एन अट्रैक्टिव स्पेस। जो नई जगह है, जैसा आपने पूछा, वो शायद जो गोल्ड लोन कंपनियां होती हैं, वो मुझे लगती हैं हाई आरओई की स्पेस है। लोगों को पहले लगता था कि शायद यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश बाकी स्पेसों से कम है, पर पिछले साल बैंकों ने वहां पे अच्छी ग्रोथ दिखाई। गोल्ड वाज द ग्रोथ लीडर फॉर लॉट ऑफ बैंक्स, एंड नाउ जब एक बारी बिजनेस नॉर्मलाइज हो रही है, तो शायद जो एनबीएफसीज इस क्षेत्र में है उनकी ग्रोथ आउटलुक इम्प्रूव हो। सो दिस इज अ स्पेस दैट डेफिनेटली इज क्रॉपिंग अप। कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है पिछले एक आध महीने में। जी, साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक अच्छी चीज़ हुई, एटलीस्ट आरबीआई गवर्नर जो हैं उन्हें 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। इस समय बाजार जिस कगार पर है या फिर जिस मोड़ पर है, हमने कई कंपनीज के तिमाही नतीजों में भी सुना कि इनपुट कॉस्ट को लेकर थोड़ी सी कंसर्न है, महंगाई को लेकर भी थोड़ी बहुत कंसर्न बनी हुई है। बाजार का जो अपसाइड है, क्या वो इस समय थोड़ा सा कैप्ड लग रहा है आपको? मेरा सोचना ना थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। जो आज के दिन आपको बाजार में एक ठहराव दिख रहा है, इज मोर बिकॉज ऑफ आईपीओस टू माय माइंड। बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी उठाया जा रहा है, तो उसमें अगर किसी फंड को किसी एक आईपीओ में पैसा लगाना है, तो जो उसके पास है वो थोड़ा सा बेच के ही पैसा निकल सकता है। आई थिंक वी आर सीइंग सम इम्पैक्ट ऑफ दैट। जो इनपुट प्राइस इंक्रीज की आप बात कर रहे हो, यस, उसकी वजह से दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इंपैक्ट हुए हैं और उनके जो कंपनियों के शेयर प्राइस थे वो नेगेटिव रिएक्ट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो इनपुट प्राइस इंक्रीज है ना, ये डिमांड सप्लाई की वजह से कम हुई है। ये मेरे हिसाब से जो डिसरप्शंस चल रही हैं दुनिया में उसकी वजह से ज्यादा हुई है। तो अगर आपको कंटेनर मिल ही नहीं रहा है क्योंकि कंटेनर शिप के ऊपर फंसे पड़े हैं, तो मतलब आप ज्यादा पैसा देके किसी से माल लाने की कोशिश करोगे, सो दैट योर प्रोडक्शन डज नॉट गेट इम्पैक्टेड। तो ये हो ये रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया आज के दिन प्री कोविड लेवल से ऊपर है कि आपकी कमोडिटीज कम मिल रही हैं और इसीलिए प्राइस ऊपर होनी चाहिए। दुनिया एज अ होल प्री कोविड लेवल के शायद नीचे ही है, ऊपर नहीं है। तो जो प्राइस इंक्रीज आपको दिख रहा है रिकॉर्ड लेवल्स पे इन मेटल्स एंड इवन मे बी कोल एक्सेट्रा इज मोर बिकॉज ऑफ डिसरप्शन। पोर्ट पे वर्कर चले जाते हैं क्योंकि कोविड हो गया, सैनिटाइज करना है आपको, डिलेज हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो इस वजह से मतलब एक डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है आज के दिन, और इस वजह से शायद थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ गई है, थोड़ा सा
एक जगह से माल नहीं मिलता, आप दूसरी जगह से कोशिश करते हो और इसी उधेड़-बुन में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। Now the good news is कि lot of this seems to be normalizing. जैसे जो ये टाइम लग रहा था टू द डेस्टिनेशन वो रिड्यूस होने लगा है। अगर आप फ्रेट रेट देखो शिपिंग के तो थोड़े थोड़े घटने शुरू हुए हैं। अगर आप कोयले का रेट देखो जो रॉकेट हो गया था, ऑल टाइम हाई था, वो ऊपर से करीबन 30% गिर चुका है चाइना में, शायद और नीचे आए। गैस के रेट जब एक फ्यूल महंगा होता है तो आप दूसरा फ्यूल यूज करने लगते हो, गैस के रेट बढ़ गए थे। सो अब गैस के रेट यूरोप में कम होने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर जो पार्ट है बाजार का जहाँ पे प्राइसिंग पावर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या देखोगे कि इस पीरियड में जब इनपुट प्राइसेस बढ़ी हुई हैं तो जो ऐसी कंपनियां हैं उन्होंने प्राइस इंक्रीज ली। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में एशियन पेंट्स, बर्जर, जो पेंट कंपनियां थी उन्होंने बड़ी बड़ी प्राइस इंक्रीजेस ली क्योंकि उनके मार्जिन्स बहुत घट गए थे बिकॉज ऑफ इनपुट प्राइस इंक्रीज। पर अब क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइसेस घटेंगे ये जो प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां हैं ये शायद अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना घटाएं, और थर्ड क्वार्टर में तो नहीं बट फोर्थ क्वार्टर में आपको शायद इसका बेनिफिट देखने को मिले। तो इससे ये मुझे टेम्पोररी लगता है, और इसकी वजह से अगर हाई क्वालिटी कंपनी जिसके पास प्राइसिंग पावर है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर वैसी कंपनियां हैं तो ये शायद उन कंपनियों की तरफ देखने का टाइम है रादर दैन कि वहां से हट जाए। बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है आपने। और एक थीम प्रतीक जो हमने देखा बाज़ार में बहुत अच्छे से प्ले आउट भी हुआ, वो था अनलॉक का। जैसे जैसे इकोनॉमी अनलॉक होती गई और अब हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर रिवेंज कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ऑटो में हमने देखा कुछ हद तक ये हुआ है। ये जो एक अनलॉक का ट्रेंड था जो कि मार्केट ने अब तक फैक्टर इन किया है, उसमें कुछ और स्टीम है या फिर फॉर द टाइम बिंग आपको फुल्ली बिल्ट लग रहा है प्राइस में? तो बहुत स्टीम बाकी है। आप और मैं शायद अभी तक छुट्टी पे नहीं गए, घर में बैठे हैं, दो कमरों के बीच में घूम रहे, तो स्टीम तो बहुत बाकी है। पूरी दुनिया जाएगी बाहर घूमने। यूरोप में ये देखा गया है, जैसे ही वो लोग की इकोनॉमी खुली और लोगों को लगा कि घूमने फिरने में भय कम है, दैट इज द बिगेस्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंड कि आप छुट्टी पे जाएं, घूमने फिरने जाएं। तो वो तो अभी इंडिया में शुरुआत भी नहीं हुई है, बहुत आगे जाना है। तो ये जो रिवेंज बोलो कुछ भी बोलो, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोग घरों में बैठे हैं, कई लंबे समय से बैठे हैं, और आप जब मौका मिल रहा है तो निकल रहे हैं। अगर आप बाजारों का हाल देखें तो वहां पे भीड़ है, एंड पीपल जो है जस्ट वांट टू फील नॉर्मल। आई जस्ट होप कि लोग प्रिकॉशंस लें और वापस से ये बीमारी ना आ जाए, बट अदरवाइज जो एक ह्यूमन काइंड है वो दो रूम में घूमने के लिए नहीं है। उसको बाहर घूमना होता है, उसको बाहर लोगों को देखना होता है, मिलना जुलना होता है, एंड आई थिंक वो एक चाह बहुत स्ट्रांग है। राइट प्रतीक, तो ये चलिए इस बास्केट को और थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे होटल स्टॉक्स है, इनफैक्ट देश के सबसे बड़े होटल की सॉलिड कमेंट्री आ रही है, डेट रिडक्शन की कमेंट्री आ रही है, एक फंड रेज किया, और छोटे भी होटल्स हैं। यहाँ पे एयरलाइन स्टॉक्स हैं, हमें सब पता है बड़ा बल्क ऑफ मार्केट शेयर एक एयरलाइन के पास है, या और एंसिलरीज, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म कंपनीज हो गई, लगेज कंपनीज हो गई, एग्जीबिशन, रेस्टोरेंट्स। आप कैसे बास्केट बना रहे हैं? जो नॉर्मलाइजेशन है, वर्ल्ड का नॉर्मलाइजेशन ट्रेड पोस्ट कोविड, उसको आप कैसा बास्केट बना के खेल रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है ना, कई सारे जो आपने स्पेसेस बताए उन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी, वन पीरियड ग्रोथ मिलेगी। बट जैसा कि हमने बताया, हम ऐसी जगह फोकस करते हैं जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होती है,
हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, एंड उसके साथ ग्रोथ भी हाई होती है। तो कई सारी जो ये एसेट हेवी बिजनेसेस हैं उनमें ये मिलना जरा मुश्किल होता है। But yes, we are invested into, let's say, retail, brick and mortar types also, which should see strong growth. To give you some sense, जैसे ज्वेलरी के क्षेत्र में we are invested. कंपनी के रिजल्ट आए, काफी स्ट्रॉन्ग थे। उसमें एक तो जो आपने कहा रिवेंज बाइंग, उसका भी शायद बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड का जो मूव है, दैट इज आल्सो बेनिफिटिंग वेरी स्ट्रांगली। प्रतीक, ये बात है। प्रतीक, एक आपसे मामला डिस्कस करते हैं। हालांकि बाजार रिबाउंड हो गया, लेकिन कुछ पॉकेट्स आज जबरदस्त तरीके से पनिश की जा रही हैं, और वो है IRCTC। वहां पे गवर्नमेंट का एक इनफैक्ट कंपनी की तरफ से आया कि गवर्नमेंट 50% उसका रेवेन्यू शेयर ले लेगी। मैं आपसे स्टॉक के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो मामला है कि लास्ट 8-9 महीनों से गवर्नमेंट ने मैसेजिंग दी है मार्केट को, पूरे इकोसिस्टम को, कि हम बिजनेस में नहीं रहना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक एरियाज को छोड़ के, और हम चाहते हैं कि हम इनेबलर बने अच्छे बिजनेस के। और स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट्स भी चालू हो ही गए। एयर इंडिया का हुआ, बाजार बहुत एक्साइटेड हो गया था। PSUs अंडर ओन्ड, अंडर वैल्यूड थे। एक बहुत अच्छा सा माहौल बन गया था, जैसे मिहिर ने बताया कि PSUs को लोग सीरियसली इन्वेस्टमेंट ग्रेड की तरह देखने लगे थे। तो अभी आपकी क्या राय है? हालांकि PSUs बहुत बड़ा बास्केट है, डिफेंस भी है, बैंक्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पावर है, और बिजनेस टू बिजनेस, केस टू केस देखना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट को, आप इस मैटर को कैसा देखते हैं कि कैसे उसके अंदर सॉलिड बाइंग आ सकती है? इन्वेस्टिंग कम्युनिटी की सीरियस मनी PSUs में कैसे आ सकता है? और आप करते हैं क्या इन्वेस्टिंग PSUs में? नहीं, PSUs से हमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्ट कि एक चीज याद रखनी चाहिए PSUs में कि वो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, लिस्टेड हैं, पर वहां पे वो गवर्नमेंट का एक काम भी है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट को अपना कार्यक्रम चलाना होता है, लोगों तक किसी एक बेनिफिट को पहुंचाना होता है, तो वो उसके लिए PSUs आर यूज्ड, एंड उनका क्रिएशन ही शायद इसीलिए हुआ था। तो भले ही वो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा सोशल पार्ट भी है, और वो हमें भूलना नहीं चाहिए। PSUs के क्षेत्र में हम कम इन्वेस्ट करते हैं, ये बात सही है, पर इन्वेस्ट करते हैं इन दी पास्ट, लॉन्ग पास्ट। हमने जैसे कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया था, यूनिक कंपनी है। अगर कोल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है तो इट्स नाइसली पोजीशन। बैंकों में, स्टेट बैंक में भी हमारा निवेश था एक जमाने में। तो अगर आप हमें देखें तो टोटल हम आज के दिन 54 शेयरों में इन्वेस्टेड हैं, तो हम बहुत ज्यादा फैलते नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वी डोंट लुक एट PSUs एट ऑल। हम NBCC में इन्वेस्टेड थे फॉर एग्जांपल, अभी नहीं है, अभी इनमें से किसी में भी नहीं है, पर एक जमाने में थे, HPCL में थे। तो कई सारी PSU बिजनेसेस यूनिक हैं, यूनिकली पोजीशनड हैं, और अच्छा काम कर रही हैं। बट शायद कुछ एक जो यूनिक बिजनेसेस थी, जैसे भेल, उनको शायद अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ रहा है। तो उनको रीइन्वेंट करने दें हम। जब वो रीइन्वेंट कर चुके होंगे, नए क्षेत्र में जा चुके होंगे, बजाय कि कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के, तब वापस देखेंगे। पर बहुत सारी PSU बिजनेसेस यूनिक हैं, उन्हें देखना चाहिए। बट साथ में ये भी मान के चलना चाहिए कि उनकी वैल्यूएशन शायद कभी भी एक प्राइवेट सेक्टर अच्छी कंपनी के साथ शायद मैच ना कर पाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर केवल नफे पे फोकस करता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का एक सोशल एजेंडा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसको मतलब वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, बट शायद मार्केट के लिए नहीं है, वो मान के चलना चाहिए। जी,
इस बीच प्रतीक, आपने और एक जो काफ़ी अहम बात कही वो थी आईपीओस को लेकर, और ये इनफैक्ट आज सुबह बाजार खुलने के पहले भी और कल भी हमने कुछ हद तक दर्शकों को भी थोड़ा सावधान किया था कि थोड़ा सा संभल कर रहिएगा मार्केट में, क्योंकि जो इतनी हैवी आईपीओ की पाइपलाइन है उसका असर हो सकता है सेकेंडरी मार्केट पर देखने को मिले। ये जो प्राइमरी मार्केट में पाइपलाइन है आईपीओस की, जिस वैल्यूएशन पर इश्यूज आ रहे हैं, खासकर स्टार्टअप या फिर डिजिटल फोकस्ड इश्यूज, और साथ ही इतनी हैवी पाइपलाइन, इस पर आपका व्यू क्या है? पहला, इस बार जो कंपनियां आ रही हैं वो क्वालिटी में तो शायद काफी अच्छी हैं। बिजनेसेस भी नए तरीके के हैं जो शायद मार्केट में पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे, और ये इनमें से कई लंबे समय तक ग्रो भी करेंगे और स्ट्रांगली ग्रो भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें कई सारी बिजनेसेस जो अभी आ रही हैं उनमें है। अभी प्रॉब्लम केवल वैल्यूएशंस की है कि कौन सी बिजनेस किस वैल्यूएशन पे सही है। अब शायद जो इशू प्राइस है वो कई बिजनेसेस का अच्छा है, पर अगर आप ये देखें कि किस प्राइस पे ये बिजनेस लिस्ट होगी, तो शायद लिस्टिंग प्राइस के बाद उसमें कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड बचा हुआ नहीं लगता। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये कि जैसे एक आईपीओ आता है, तो आईपीओ में आप अगर 100 शेयर की रिक्वेस्ट करते हो, आपको मिलता शायद 5 या 10 शेयर ही है। तो फॉर अ फंड मैनेजर वो पहले 100 रुपए का माल बेचे और फिर उसके बाद उसको पैसे लगाए और मिले 5 रुपए का ही सामान, तो ये जो है मेरे को अल्फा स्ट्रैटेजी नहीं लगती। वी एग्जिस्ट टू क्रिएट अल्फा फॉर आवर क्लाइंट्स। तो अगर मैं कुछ 100 रुपए का सामान बेचूं, उसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, उससे फिर मैं किसी नई जगह पे जाऊं, जो नई जगह पे जा रहा हूं वहां पे मुझे जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, काफी कम मिल रहा है, और फिर मैं वापस पैसा रीडिप्लॉय करूं। तो ये सारी उधेड़बुन के बाद मेरे निवेशकों को अगर मैं प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाता हूं तो उसका कोई फायदा मिलता नहीं। सो वी टिपिकली स्टे अवे। अगर कोई इशू सेकेंडरी मार्केट में अच्छे भाव पे लिस्ट हो जाता है तो उस समय फिर हम उसको वापस देखते हैं। राइट चलिए प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शो जब हमने शुरू किया तब और अब जब हम ये शो ख़त्म कर रहे हैं उसके बीच में बाज़ार में काफ़ी कुछ बदला है और पॉजिटिवली बदला है।